स्वागत है आप सभी का MKJ हिस्ट्री क्लासेज में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं। अभी ये दूसरा भाग है जिसमें भारत का नामकरण और बृहत्तर भारत, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला जो पाठ था उसमें हमने देखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आप लोगों को सीखने को मिला होगा, आप उसमें पढ़े होंगे। उसी का ये दूसरा भाग जिसमें हम स्टार्ट करते हैं भारत का नामकरण, यानी भारत का नाम किस तरह से और क्या क्या पढ़ा था, तो उसके संदर्भ में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जम्बूद्वीप, यानी कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, इस संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्राचीन काल में जो भारत को जिन नामों से जाना जाता था, जम्बूद्वीप, इसके अलावा इंडिया, हिंदुस्तान, इन्तु, येनतु, भारतवर्ष, आर्यावर्त आदि नामों से भारत को जाना जाता रहा है। जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, इन्तु, येनतु, भारतवर्ष, आर्यावर्त आदि नामों से हमारे देश को जाना जाता है। विभिन्न देशों के यात्रियों, इतिहासकारों आदि के द्वारा ये नाम दिए गए हैं। विभिन्न देशों के जो इतिहासकार हैं और जो यात्री हैं जो यहाँ भारत आए थे, उनके द्वारा ये नाम दिए गए हैं। तो विभिन्न देशों के यात्रियों, इतिहासकारों द्वारा ये नाम दिए गए हैं। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, यानी कि सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उनके संपर्क में सबसे पहले विदेशी आए, इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। यानी पूरे देश को ही उन्होंने किस नाम से पुकारा? सिंधु या इंडस, सिंधु या इंडस नाम से उन्होंने पुकारा। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पड़ने से पूर्व यह देश अजनाब या हेमवत वर्ष नाम से जाना जाता था, या हेमवत नाम से विख्यात था। अजनाब और हेमवत वर्ष ये कहाँ कहा गया है? पुराणों में। यानी पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पड़ने से पूर्व हमारा जो देश है वो अजनाब या हेमवत वर्ष नाम से जाना जाता है। पुराणों तथा अभिलेखों में, पुराणों और अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। क्या मिलता है? हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप हमारे देश का नाम क्यों मिलता है भाई? जम्बूद्वीप के बारे में थोड़ी सी एक धारणा है कि यहाँ पर जम्बू यानी कि जामुन, जामुन के वृक्ष की अधिकता थी, और जामुन के वृक्ष में फल लगते थे। उनसे जो जामुन के वृक्ष में से जो फल लगते थे उनसे एक तरह से नदियाँ बहती थी, फल की रस की नदियाँ बहती थी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हमारे देश को जम्बूद्वीप कहा जाता है। इसके बाद पुराणों में पृथ्वी के 7 द्वीप बताए गए हैं। पुराणों में पृथ्वी के 7 द्वीप बताए गए हैं, जिनमें जम्बूद्वीप भी है। जिस जम्बूद्वीप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश का एक नाम जम्बूद्वीप भी था, तो पुराणों में जो 7 द्वीप बताए गए हैं उनमें एक जम्बूद्वीप भी है। मत्स्य पुराण एवं विष्णु पुराण में सप्तद्वीपों के बारे में बताया गया है। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण एवं विष्णु पुराण में सप्तद्वीपों के बारे में बताया गया है, यानी कि पृथ्वी पर जो 7 द्वीप थे उनके बारे में बताया गया है, जिसमें एक जम्बूद्वीप भी था। अब उन 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, याद कर लीजिए ध्यान से, क्रोंच द्वीप, सालमल द्वीप, गोमेद द्वीप, जिसको लक्षद्वीप भी कहा जाता है। यानी ये 7 द्वीप थे, जिनमें जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रोंच द्वीप, सालमल द्वीप और गोमेद, जिसको कि लक्षद्वीप भी कहा जाता है। एक भूभाग के रूप में, एक संपूर्ण भूभाग के रूप में, एक संपूर्ण भूभाग के रूप में भारतवर्ष यानी कि भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कलिंग नरेश, जिसका नाम था खारवेल, क्या नाम था? खारवेल। इसका अभिलेख है जिसको कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। उड़ीसा में है ये। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उदयगिरी जो गुफाएं हैं उनसे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है इसकी। उदयगिरी
गुफाएं हैं उनसे 3 किलोमीटर दूर स्थित है। और कलिंग नरेश जो है खारवेल, ये हम कहें जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। और इसका जो अभिलेख है जिसको कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें हमारे देश का एक भूभाग के रूप में भारतवर्ष या भरतवर्ष नाम मिलता है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, भरत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अब भारत का नाम भारतवर्ष या भारत पढ़ने के ऊपर भी कई किंवदंतियां हैं, कई ऐसे आख्यान हैं जो हमें देखने को मिले हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें हम आपको बताएंगे। यानी कि आप समझ सकते हो किस आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो जिसमें सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम जैन धर्म के अनुसार। तो जैन धर्म के अनुसार इनके प्रथम तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? आदिनाथ। आदिनाथ भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ऋषभदेव के एक पुत्र थे जिसका नाम था भरत, जिसका नाम था भरत। तो जैन धर्म में ये कहा गया है हाँ, तो जैन धर्म के अनुसार हमने आपको बताया कि जैन धर्म में ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, इनके पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। ये इसके अलावा दूसरा जो है ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्णन है जिसको कहते हैं दशराज युद्ध। तो दशराज युद्ध में जो एक कबीला था उसको भरत कबीला कहा गया या भरत जन कहा गया। उस जन का प्रमुख जो था वो सुदास था वैसे तो, लेकिन भरत एक जन था, एक जनपद था और वो शक्तिशाली था। इसी भरत जनपद के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जैन धर्म के अनुसार हमने देखा और हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनके हिसाब से हमने देखा, दोनों के हमने नाम बताए। इसके अलावा भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। भरत, आप इसको भरत जन को ले लीजिए, ये भी मानते हैं, इस भरत को ले लीजिए, ये भी मानते हैं। इसके अलावा प्राचीन काल में जैसे कालिदास ने एक नाटक लिखा है, ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसमें राजा है जिसका नाम है दुष्यंत और रानी है जिससे उसने प्रेम विवाह किया था, गंधर्व विवाह किया था, उसका नाम है शकुंतला। तो शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र है जिसका नाम है भरत, और उसी भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। अब हमने 3 आख्यान इसमें आपको दे दिए हैं। पहला जैन धर्म से संबंधित है, ऋषभदेव, इनके पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। दूसरा ऋग्वेद में भरत जन के नाम पर पड़ा। और तीसरा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला दोनों इनका पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत, और उसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। अब ये तीनों ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसे पहला चक्रवर्ती सम्राट भरत भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट था। चक्रवर्ती सम्राट वह होता है एक प्रकार से चक्र या पहिया, जिसका भैया पहिया या चक्र चारों दिशाओं में चलता है, सरबोर चलता है, चारों तरफ चलता है, जिसको कोई रोक टोक नहीं सके, वो होता है चक्रवर्ती सम्राट। तो प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो उस समय हमारे अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट था। इसके अलावा समुद्रगुप्त को भी माना जाता है, समुद्रगुप्त भी एक चक्रवर्ती सम्राट माना जा सकता है। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। चक्रवर्ती सम्राट की जो परिभाषा है वो कहाँ मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अनुसार
हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। चक्रवर्ती राजा जिसके बारे में हमने आपको बताया। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 6वीं और 5वीं शताब्दी में। तो हमारे देश को सर्वप्रथम इंडिया जो कहा था वो यूनानियों ने कहा था। हमारे देश को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। 6वीं या 5वीं शताब्दी में, 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने हमारे देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ बात ये भी है कि भाई हेरोडोटस ने भी इंडिया शब्द हमारे देश के लिए प्रयुक्त किया है। इसके अलावा मेगास्थनीज जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी हेरोडोटस के अलावा मेगास्थनीज ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। दोनों ने, मेगास्थनीज ने भी किया है और हेरोडोटस ने किया है। अब अंतर क्या है इन दोनों में? महत्वपूर्ण यह है कि हेरोडोटस द्वारा वर्णित इंडिया, किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा वर्णित इंडिया से केवल सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र का ही बोध होता है, जबकि मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिया वर्णित किया गया उसमें संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का बोध होता है। अंतर क्या है? दोनों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। मेगास्थनीज ने भी किया है। भाई जो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और ये था यूनानी शासक सेल्यूकस, सेल्यूकस का राजदूत था ये, सेल्यूकस का राजदूत था ये, और ये भारत आया। हाँ, तो हमने अभी आपको बताया कि हेरोडोटस और मेगास्थनीज दोनों ने ही भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि भाई हेरोडोटस जिस इंडिया शब्द का प्रयोग करता है वो केवल सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए ही करता है, जबकि मेगास्थनीज संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का इसमें बताता है कि भारत जो था वो संपूर्ण उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। इसका आगे भी हम आपको बताएंगे। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का जो वर्णन है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। कितने अध्याय है भाई इसमें? 8। कितने हैं? 8। पाणिनि एक प्रसिद्ध वैयाकरण था भैया। क्या था? प्रसिद्ध व्याकरण, या जिसके द्वारा व्याकरण की पुस्तक लिखी गई अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय है। मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा है। भारत को देव निर्मित देश कहाँ कहा है भाई? मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में। मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में भारत को क्या कहा है? देव निर्मित देश। हेनसांग नामक चीनी यात्री ने भारत को यिनतू, हेनसांग ने क्या कहा है भाई? भारत को यिनतू, और इसका मतलब क्या होता है? चंद्रमा। क्या मतलब होता है इसका? चंद्रमा कहकर संबोधित किया है। ये किसने कहा है भारत के लिए? हेनसांग ने। हेनसांग के बारे में हमने पहले भी आपको बताया, ये एक चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था, जो हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था, एक चीनी यात्री जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। इसके बाद अभी हमने एक बिंदु देखा था भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि मेगास्थनीज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को ही भारत बताता है, जबकि हेरोडोटस जो है वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को भारत नहीं बताता है, वो केवल सिंधु और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको ही भारत बताता है। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अभी हमने देखा था कि भाई उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप, तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं भाई? देखो, किसी भी महाद्वीप का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक बनावट के कारण अपने ही महाद्वीप में एक अलग स्थिति में हो जाता है, तो उस क्षेत्र को उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे कि भारत एक उपमहाद्वीप है, अब एक अलग ही प्राकृतिक स्थिति बन जाती है। जैसे भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है भाई? एशिया। अब एशिया महाद्वीप में भी भारत की जो स्थिति है वो एक तरह से अलग है। अब वो प्राकृतिक स्थितियों की वजह से है। जैसे कि यहाँ से ये हमारा देश है, यहाँ ये पाकिस्तान है, और इसके ऊपर ये हिंदू कुश पर्वत, और इसकी जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, यानी कि एक तरह से यहाँ से ये ऐसे हैं। उसके बाद यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से यहाँ तक ये आ गया हिमालय पर्वत।
यहाँ से सुरक्षा हो रही है, यहाँ से हिमालय पर्वत आ गया, इधर पूरे में समुद्र आ गया, एक तरह से अलग हो गया। तो इसकी बनावट जो है वो महाद्वीप के अंदर भी कुछ अलग ही दिखाई देती है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इसमें देखो बांग्लादेश जो यहाँ है, बांग्लादेश शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, इसके अलावा नेपाल इसमें शामिल है, और भूटान इसमें शामिल है। भारत तो है ही, यानी कि कुल 5, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इनको मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं भाई? 5, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो एक अलग स्थिति के कारण भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, और भारतीय उपमहाद्वीप में जिनका वर्णन है वो 5 देश हैं। 5 देशों के बारे में हमने अभी आपको बताया। इत्सिंग जो कि चीनी यात्री था ने भारत को आर्य देश, इत्सिंग ने भारत को क्या कहा है भाई? आर्य देश। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश एवं ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा है। सर्वप्रथम 262 ईस्वी में ईरान के ससानी वंश के शासक, कौन सा वंश था भाई? ससानी वंश। ससानी वंश के शासक थे जिसका नाम था शाहपुर प्रथम। शाहपुर या शाहपुर, आप इसको शाहपुर भी कह सकते हो, इसको आप शाहपुर भी कह सकते हो, शाहपुर भी कह सकते हो। शाहपुर प्रथम, शाहपुर प्रथम कौन से वंश का था भाई? ससानी वंश का। इसका जो अभिलेख है नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम अभिलेख, कौन सा अभिलेख है भाई? नक्श ए रुस्तम अभिलेख है। इसमें हमारे देश का नाम क्या मिलता है भाई? हिंदुस्तान। हमारे देश का नाम क्या मिलता है? हिंदुस्तान। नक्श ए रुस्तम अभिलेख जो है वो किसका है? ईरानी शासक है जिसका नाम है शाहपुर प्रथम, और इसके अभिलेख में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। नक्श ए रुस्तम अभिलेख 3 भाषाओं में है। कौन कौन सी? ईरानी, पहलवी, ग्रीक और यूनानी, 3 भाषाओं में रचित है। महत्वपूर्ण है कि इस समय भी हिंदुस्तान नाम, ये महत्वपूर्ण है कि इस समय भी हिंदुस्तान नाम सिंधु एवं उसके आसपास के क्षेत्र को ही परिभाषित करता है। यानी कि इस समय भी, जैसे कि हमने बताया ना, भारतीय उपमहाद्वीप जो इतना विस्तृत था, तो उसके बारे में इसमें नहीं बताया। इसमें भी बताया गया है कि भाई सिंधु नदी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये सिंधु नदी और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसको ही हिंदुस्तान कहा गया है। इसको ही क्या कहा गया है? हिंदुस्तान। और ये कहाँ वर्णित है भाई? शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में। किस अभिलेख में? शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में। किस वंश का शासक था ये ससानी वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं। सन 982 ईस्वी में, सन 982 ईस्वी में एक अज्ञात लेखक द्वारा रचित फारसी ग्रंथ है हुदूद अल आलम। फारसी ग्रंथ है जिसका नाम है हुदूद अल आलम। इसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। अमीर खुसरो ने भारत को हिंद कहकर संबोधित किया है भाई। क्या? हिंद। किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार। क्या नाम है इसका भाई? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने, इसको हमने पहले भी बताया, तोता ए हिंद कहा जाता है इसको, तोता ए हिंद। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद। और इसके गुरु का क्या नाम था भाई? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इसका गुरु था। किसका? एक सूफी संत था ये, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, जो कि अमीर खुसरो का गुरु था। और अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी इतिहासकार था। इसका जो ग्रंथ है उसका नाम है नूह सिपहर। क्या नाम है? नूह सिपहर, जिसका शाब्दिक ऐसे अर्थ होता है मतलब 9 आकाश या नव आकाश इसको कह सकते हैं। और इसी में भारत का या भारत की प्रशंसा की गई है, इसके द्वारा प्रशंसा की गई है और भारत की बढ़ चढ़ कर प्रशंसा की है। भारत की इन्होंने
अच्छी प्रशंसा की है और लगभग ऐसा कहा है कि भाई भारत एक तरह से स्वर्ग है। क्या है भारत? स्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग कहा है भारत को। पृथ्वी पे अगर कहीं स्वर्ग है वो कहाँ है? भारत। गर बर रुए जमी अस्त, गर बर रुए जमी अस्त, ओ हमी अस्त, ओ हमी अस्त, ओ हमी अस्त। यानी कि संसार में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है और यही है, यानी कि भारत में। भारत के बारे में इन्होंने कहा है अमीर खुसरो ने कि अगर संसार में कहीं स्वर्ग है तो वो कहाँ है? यहाँ, यानी कि भारत में है। ऐसा इन्होंने कहा है। अमीर खुसरो के अनुसार दुनिया को गिनती, पंचतंत्र और शतरंज का जो ज्ञान है वो भारत ने ही दिया है। दुनिया को गिनती, पंचतंत्र और शतरंज का जो ज्ञान है वो भारत ने ही दिया है, या हिंद ने ही दिया है, क्योंकि ये भारत को हिंद कहते थे। इसामी ने भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। इसामी ने, ये भी एक लेखक हुए हैं इसामी, और इनके द्वारा भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया गया है। इसामी ने हिंदुस्तान का गुणगान जो है वो निम्न प्रकार से किया है। इसामी ने हिंदुस्तान का गुणगान, यानी कि हिंदुस्तान के लिए इन्होंने क्या कहा है? इसामी ने हिंदुस्तान के लिए क्या कहा है भाई कि मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस यानी स्वर्ग भी इस बगिया से रस्क यानी कि ईर्ष्या करता है। इसका इलाका धरती के माथे का गहना जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। ये कहा है किसने भाई? इसामी ने। किसके बारे में? भारत के बारे में। और कहा है कि भाई भारत जो भूमि है उससे स्वर्ग भी रस्क, रस्क किसको कहते हैं? ईर्ष्या को, यानी स्वर्ग भी रस्क या ईर्ष्या करता है। जब आर्य भारत आए तो इसका नाम सप्त सिंधु पड़ा। आर्य भारत आए तो इसका नाम सप्त सिंधु पड़ा। सिंधु पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। सप्त सिंधु में सिंधु, पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र जो सप्त सिंधु प्रदेश कहलाते थे, वो 7 नदियों के कारण इनको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। यहीं पर आर्य सर्वप्रथम आए और यही आर्यों का पहला निवास स्थान माना जाता है। भाई सप्त सिंधु प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक जो 7 नदियां थी उसके कारण इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। और आर्य सर्वप्रथम इन्हीं 7 नदियों के आसपास आकर रहे थे, इसलिए इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। तो आर्यों का पहला निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आर्य यहीं आए थे। इन 7 नदियों के आसपास ही वो रहे थे। इन 7 नदियों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। सिंधु, जिसको इंडस कहा जाता है, झेलम बेतस्ता कहा जाता है, चिनाब अस्कनी कहा जाता है, रावी जिसको परशुनी कहा जाता है, सतलज जिसको सतुद्री भी कहा जाता है, सरस्वती, घग्गर और इसी को अन्य नाम से भी जाना जाता है हकरा। हकरा इसको पाकिस्तान में कहा जाता है। कहाँ पर? पाकिस्तान में इसको हकरा कहा जाता है। पाकिस्तान के बहावलपुर में ये प्रवेश करती है और यहाँ पर इसका नाम हकरा हो जाता है। सरस्वती, घग्गर, हकरा एक ही नाम है। ब्यास जिसको बिपाशा भी कहा जाता है। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियाँ जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, सरस्वती और ब्यास। अब सिंधु जो नदी है इसको अलग अलग भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है? देखो, फारसी में सिंधु जो है उसको हिंदू, क्योंकि हमने पहले भी बताया भाई इंडिया जो नाम है, इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने, और हिंदुस्तान जो नाम है हिंदुस्तान वो दिया था ईरानियों ने। किन्होंने दिया था? ईरानियों ने। तो इसमें ये स्पष्ट है भाई, जो फारसी, पर्शियन, यूनानी जो लोग थे वो से को है कहते थे, इसलिए ही फारसी में इन्होंने सिंधु को क्या कहा है? हिंदू। इसी प्रकार यूनानियों के द्वारा भी इंडोस कहा गया है। लैटिन में इसको इंडस कहा जाता है, हिब्रू में इसको होडू कहा है और चीनी में इसको तिएन चू कहा गया है। इस प्रकार से हमने इन 7 नदियों के बारे में पढ़ा जिनको सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियाँ कहा जाता है। इसके अलावा इसके जो अलग अलग भाषाओं में नाम है
उनका भी हमने अध्ययन किया। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में, कौन से ब्राह्मण में? ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम भारत को 5 उपमहाद्वीपों में विभाजित किया गया है। कितने उपमहाद्वीपों में? 5, जिनमें मध्य देश, उत्तरापथ, अपरांत या प्राच्य, प्राच्य और दक्षिणापथ। ये ध्यान रखने योग्य बात है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहाँ पर कहा गया है ये? ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ऐतरेय ब्राह्मण में मध्य देश, इसके अलावा उत्तरापथ, अपरांत, प्राच्य और दक्षिणापथ भी कहा गया है। पूर्वी भारत के आर्यीकरण का श्रेय गौतम राहुगण ऋषि को जाता है। पूर्वी भारत के आर्यीकरण का श्रेय किसको जाता है? गौतम राहुगण ऋषि को। इसकी कथा दी गई है शतपथ ब्राह्मण में। कौन से ब्राह्मण में भाई? शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा है। विदेह माधव की कथा है, जिसमें विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण को साथ लेकर और वैश्वानर का पीछा करता है, अग्नि का पीछा करता है। ये सरस्वती नदी से भाई चलता है, सरस्वती नदी से पूरब की ओर इधर इधर यहाँ आता है, ये सदानीरा नदी तक। सदानीरा नदी, जिसको गंडक नदी भी कहते हैं, यहाँ तक ये इस सभ्यता का विस्तार करता है। एक तरह से आर्यों का विस्तार करता है। दक्षिण भारत में आर्यों के विस्तार का जो श्रेय है वो अगस्त ऋषि को दिया जाता है। किसको? अगस्त ऋषि को। ये विंध्याचल पर्वत को पार करके, विंध्याचल पर्वत को पार किया था अगस्त ऋषि ने, और विंध्याचल पर्वत को पार करके ये दक्षिण भारत की ओर गए थे और दक्षिण भारत में इन्होंने आर्यों की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार किया था। इन्हीं जो 5 प्रदेश है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, इनको हेनसांग क्या कहता है? पंच भारत। क्या कहता है? पंच भारत, 5 इंडीज। इन 5 प्रदेशों को हेनसांग क्या कहता है? पंच भारत। तो ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य देश, उत्तरापथ, अपरांत, प्राच्य या दक्षिणापथ। इसके अलावा पूर्वी भारत के आर्यीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? गौतम राहुगण ऋषि। और इसकी कथा कहाँ दी गई है? शतपथ ब्राह्मण में। इसमें विदेह माधव की कथा है, जिसमें विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण को लेके और सरस्वती नदी से प्रस्थान करता है अग्नि के पीछे पीछे और सदानीरा नदी तक, यानी गंडक नदी तक ये जाता है और वहाँ तक इसका विस्तार करता है। उसके बाद दक्षिण भारत में अगर बात की जाए आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार की, तो दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो अगस्त ऋषि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अगस्त ऋषि के द्वारा। और हेनसांग जो है इन 5 प्रदेशों को, हेनसांग इन 5 प्रदेशों को क्या कहता है? 5 इंडीज, पंच भारत। या आगे बढ़ते हैं। कृष्णा एवं तुंगभद्रा के दक्षिण में स्थित प्रदेश को तमिलकम प्रदेश या द्रविड़ देश कहा जाता है। पेरिप्लस में इसी क्षेत्र को दमिरका या दमिलकम कहा गया है। पेरिप्लस 80 से 115 के आसपास इसकी रचना हुई थी। इसमें तमिरका या दमिलकम कहा गया है तमिल प्रदेश को या तमिलकम प्रदेश को या द्रविड़ प्रदेश को। मनुस्मृति में प्राचीन भारत की भौगोलिक स्थिति के 4 रूप बताए गए हैं। सबसे पहले ब्रह्मावर्त, जिसमें सरस्वती एवं सरस्वती के बीच का क्षेत्र है। ब्रह्मर्षि देश, जिसमें गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र है। इसके अलावा मध्य देश, जिसमें हिमालय से लेकर विंध्याचल, सरस्वती से लेकर प्रयाग तक का क्षेत्र है। इसके अलावा आर्यवर्त, जो कि पूर्वी भारत की ओर प्रसार हुआ, तो इस पूरे जो क्षेत्र है उत्तरी भारत जो पूरा है, इसको क्या कहा जाता है? आर्यावर्त। पूरे उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। अब इस प्रकार से इनके द्वारा 4 भागों में बांट दिया गया है मनुस्मृति में भारत को। इनका भी हम विस्तार से आगे अब ये नक्शे के माध्यम से इनका हम अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी नदी कहाँ थी और किसका विस्तार कहाँ तक था। तो इसमें हम अध्ययन करते हैं, ये भारत का नक्शा है जिसमें कि यहाँ से सिंधु, झेलम, ये सप्त जो नदियाँ हैं इनके बारे में नक्शे के माध्यम से हम देखते हैं। जो सप्त नदियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। इस सिंधु के बारे में बताया गया है, फिर झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, यहाँ सरस्वती हो गई, या अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान से संबंधित है। अब यहाँ देखते हैं ब्रह्मावर्त प्रदेश। देखो ये पूरा जो क्षेत्र है इसको ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा जाता है। ब्रह्मर्षि देश, ये जो पूरा देश है गंगा और यमुना के आसपास का जो क्षेत्र है इसको पूरे को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे मध्य देश, तो
तो ये जो क्षेत्र है पूरा इसको हम लगा सकते हैं हिमालय और विंध्याचल और सरस्वती से लेकर, ये हिमालय हो गया, ये विंध्याचल हो गया, ये सरस्वती होगी, ये प्रयाग, पूरा जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाएगा भाई? मध्य देश। इसके अलावा चौथा जो है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, तो ये विंध्याचल से ऊपर का जो क्षेत्र है ये पूरा उत्तरी भारत जो है वो किस नाम से जाना जाएगा भाई? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नाम से जाना जाएगा। ये लास्ट का ये जो नीचे का जो क्षेत्र है पूरा ये किस नाम से जाना जाएगा? दक्षिणावर्त। किस नाम से जाना जाएगा? दक्षिणावर्त। अब एक बात जरूर यहाँ मोस्ट है भाई, ब्रह्मावर्त प्रदेश को ऋग्वैदिक काल का केंद्र कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल का अगर केंद्र आता है, ऋग्वैदिक काल का केंद्र आता है तो ब्रह्मावर्त जो प्रदेश है इसको ऋग्वैदिक काल का केंद्र कहा जाता है। ये क्योंकि ऋग्वैदिक जो संस्कृति थी पूरी 7 नदियों के आसपास तो यहीं और इसी क्षेत्र में फैली थी, इसी क्षेत्र में पनपी थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पूरी ऋग्वैदिक जो काल है उसका केंद्र कहा जाता है। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और विंध्याचल और हिमालय पर्वतों के बीच के भाग का अर्थात पूरे उत्तरी जो भारत है उसको आर्यवर्त कहा जाता है। ये हमने अभी भी पहले पढ़ा था। पूरे इस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता है। इसके अलावा पहले बताया हमने पूरा जो भाग है उसको उत्तरी भारत को आर्यवर्त कहा जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार भारतवर्ष के कुल 9 भाग है भाई। कितने भाग है? 9। और इसका जो 9वां भाग है वो ही क्या कहलाता है भाई? भारत। राजशेखर ने, जो कवि हुए राजशेखर ने कुमारी द्वीप की संज्ञा दी है। भारत को राजशेखर ने क्या कहा है? कुमारी द्वीप। राजशेखर की काव्य मीमांसा, राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है इसमें नर्मदा नदी के उत्तरी जो भाग है उसको पूरे को क्या कहा गया है? आर्यवर्त। हिमालय का उत्तर पश्चिम भाग सुलेमान और हिंदुकुश पर्वतों के नाम से विख्यात है। हिंदुकुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है भाई? पेरोपनिसस, पेरोपनिसस और इंडियन काकेसस। चीनियों ने हिमालय पर्वत को सुंगलिन, चीनियों ने हिमालय पर्वत को क्या कहा है? सुंगलिन। और सिंचित द्वारा और सिंध द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है इसको तिएनचू कहा है। सिंध द्वारा जो पूरा सिंचित क्षेत्र है इसको क्या कहा है? तिएनचू। तो मत्स्य पुराण के अनुसार कितने भाग है? 9। मत्स्य पुराण के अनुसार 9 भाग है। हिमालय पर्वत के बारे में बात की जाए तो हमने देखा यूनानी लेखकों ने इसको क्या कहा है? पेरोपनिसस, इंडियन काकेसस। और चीनियों ने इसको सुंगलिन, चीनियों ने क्या कहा है? सुंगलिन। और इसके द्वारा सिंधु नदी के द्वारा जो सिंचित भारतीय क्षेत्र है इसको तिएनचू कहा है। क्या कहा है? तिएनचू। कालिदास के अनुसार पर्वतों का राजा हिमालय अध्यात्मवाद को धारण किए हुए 2 समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डंडा हो। अब पढ़ते हैं हम बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर इंडिया या बृहत्तर भारत। सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में बृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है जिसमें भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीपों को शामिल किया गया है। तो बृहत्तर भारत में कितने द्वीपों को शामिल किया गया है भाई? 8। भारत के साथ साथ कितने द्वीपों को शामिल किया गया है? 8। इससे पहले हम द्वीप की परिभाषा देख लेते भाई। चारों ओर पानी से घिरा हुआ भूभाग द्वीप कहलाता है। चारों ओर पानी से घिरा हुआ जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। और प्रायद्वीप किसको कहते हैं भाई? जो क्षेत्र 3 ओर से, जो क्षेत्र 3 ओर से जल, सागर, महासागर आदि से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं कि भाई द्वीप किसे कहा जाता है और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। तो द्वीप तो जिसको भूभाग को चारों ओर पानी घेरे हुए रहता है उसको द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जिसके 3 ओर जल हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। जिसके 3 ओर जल हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। और चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं भाई? चारों ओर घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। ठीक है। बृहत्तर भारत के 8 द्वीप है भाई। देखो, ताम्रपर्णी जिसको श्रीलंका भी कहा जाता है, इसके अलावा कंबोडिया, कम्बुज, फूनान, तीनों भाई एक ही नाम है, कंबोडिया, कम्बुज और फूनान। इसके अलावा सुमात्रा, जावा या यपद्वीप, चंपा या अन्नान, बोर्नियो या ब्रह्मद्वीप, बाली, श्याम या थाईलैंड, ये भी एक ही देश के नाम है। तो ये 8 जो द्वीप है ये सारे ही मिलाकर किसका निर्माण करते हैं भाई? बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत का निर्माण करते हैं।
ये सारे द्वीप मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? समुद्र पार के जो भारतीय प्रदेश है इनको द्वीपांतर कहा जाता है। समुद्र पार के जो भारतीय प्रदेश है इनको क्या कहा जाता है? द्वीपांतर। भारतीय असत्य भाषण के अपराधी नहीं होते, सत्य और गुणों का वे अत्यंत आदर करते हैं। यह कथन किसने कहा है? मेगास्थनीज ने। किसने कहा है? मेगास्थनीज ने यह कहा है। तो बृहत्तर भारत में हमने देखा, बृहत्तर भारत में 8 द्वीप आ गए, जिसमें ताम्रपर्णी, श्रीलंका, कंबोडिया, कम्बुज, फूनान, सुमात्रा, जावा या यवद्वीप, चंपा या अन्नान, बोर्नियो या वरुणद्वीप, बाली, श्याम या थाईलैंड। और समुद्र पार के जो भारतीय प्रदेश थे उनको क्या कहा जाता था भाई? द्वीपांतर। इसी के साथ प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पार्ट 2 आज खत्म होता है। इसके बाद हम तीसरा भाग लेके आएंगे इसका। जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं धीरे धीरे अध्ययन करवाने की। आगे भी इसी प्रकार से आपके लिए हम क्लास लेके आते रहेंगे। आप लोग कृपया सपोर्ट कीजिए और इसको देखें ज़रूर, अच्छा अनुभव मिलेगा आपको भी। धन्यवाद।